IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चरहे। देश भर में क्या कुछ आज घटनाएं घटी है, वो खबरें हम लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले खबर गुजरात से, जहां पर सरेआम दो युवकों ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है। कार चालक महिला के साथ बदसलूकी का यह वीडियो वायरल भी हो गया है। खास बात यह है कि पुलिस और तमाम लोग इस मौके पर मूक दर्शक बने रहे। 23 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे एक महिला की गाड़ी की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। महिला ने कार में बैठे बैठे ही दूसरी गाड़ी के युवक को डांट लगाई। इस बात से गुस्साए युवक ने फोन कर अपने दोस्त को बुलाया और महिला के साथ बदसलूकी करने लगा। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस भी मूक दर्शक बनकर ये सब देखती रही। यही नहीं, मौके पर मौजूद लोग भी इस शर्मनाक घटना को महज दर्शक बन के देखते रहे। वही घटना के बाद से युवक मौके से भागने में भी कामयाब हो गए। मेरी कार को 2 बार वैश करके चले गए और जब वो वैश कर रहे थे तब अगर मुझे लगता कि मैं निकलना भी चाहती, लेकिन वो दूसरी साइड से जो एक दूसरे जो थे भाई, वो जोर जोर से किक कर रहे थे दरवाजे को। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कार चालकों के नाम योगेश पुजारा और चिमन देसाई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ने जमानत ले ली थी, जिसके चलते गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अगली खबर भी गुजरात से ही है, जहां पर सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर एक हत्या की। खास बात यह है कि इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब भी फरार हैं। सूरत के वराछा में सरेआम एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि करीब 30 साल के एक युवक पर अचानक 3 लोगों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक पर तब तक हमला किया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। अब तक मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है, न ही ये साफ हो पाया है कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के भी हाथ लगा है। खास बात यह है कि मुंबई के हाई प्रोफाइल ओशिवरा और लोखंडवाला इलाके में कुछ चोर पिछले कई दिनों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब जबकि ये फुटेज अब पुलिस के हाथ लगा है, पुलिस इस फुटेज के आधार पर अब उन चोरों की तलाश में जुट गई है। पिछले कई दिनों से ओशिवरा और लोखंडवाला जैसे इलाकों में ये बड़ी वारदात हो रही थी। पुलिस का मानना है कि इस गैंग का इसमें हाथ था। कई आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। ओशिवरा की एक दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और 2 चोर इस दुकान में घुसते हुए साफ तौर पर फुटेज में दिखाई भी दिए। पुलिस को मिले 60 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मोहम्मद इदरिस 21 साल के आरोपी और मेहराज अब्दुल मनान खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद से एक और सनसनीखेज खबर, यह भी निर्भया की तरह एक निर्मम कोशिश की खबर है। यहां 6 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश की गई। खास बात यह है कि आरोपी के नाकाम होने पर उसने उस 6 साल की मासूम के शरीर में लोहे की रॉड डाल दी। अहमदाबाद के 16 इलाके में जब सारे लोग होली की मस्ती में डूबे थे, एक चौकीदार पर 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि होली का फायदा उठाते हुए चौकीदार मासूम को बहला फुसलाकर इमारत के बेसमेंट में ले गया और अपनी हैवानियत का गंदा खेल खेलने की कोशिश की। बलात्कार की कोशिश में नाकाम रहने पर चौकीदार ने और भी घिनौनी हरकत की। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसने मासूम के निजी अंग में लोहे का सरिया डाल दिया। 6 साल के बच्ची को वहीं के एक सिक्योरिटी वाले कौशल अनिल सिंह चौहान, जो रामपुर तालुका के हैं, उसने उस बच्ची के गुप्त भाग में सरिया से, जो लोखंड का सरिया, उससे उसको इजा करवाई। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त अस्पताल में मासूम मौत से जूझ रही है। पुलिस ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्भया मामले में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में 2 वकीलों को बार काउंसिल ने नोटिस जारी किया है। उनसे सवाल पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बचाव पक्ष के वकीलों ML शर्मा और AP सिंह के इंटरव्यू की कड़ी आलोचना हुई, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी कर दोनों वकीलों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगर BCI इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो इनका वकालत का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। The statement
Prima facie appears to be very objectionable, and it appears to be a misconduct on the part of the lawyer. So the only thing to be examined is whether it is a misconduct simple or it's a professional misconduct. That is what the inquiry will tell. आरोप है कि दोनों वकीलों ने डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं के लिबास, शाम के बाद बाहर जाने, बॉयफ्रेंड के साथ जाने जैसी बातों का जिक्र कर कहा है कि इन कारणों से ही महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। दोनों वकीलों ने अपनी सफाई में मीडिया में दिए बयान में कहा है कि उन्होंने तो महिला सुरक्षा के तरीके सुझाए हैं और निर्भया केस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी से भी कुछ भी गलत नहीं कहा है। और अब खबर नागालैंड के दीमापुर में मचे बवाल की, जहां पर एक भीड़ ने जेल से आरोपी को निकाल कर सरेआम पीट कर मार डाला है। खास बात यह है कि अब इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने जवाब तलब किया है, लेकिन राज्य सरकार ने भी कहा है कि हमने कार्रवाई की है और ऐसे में जेल चीफ और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रेप के आरोपी की पीट कर हत्या के बाद अब धीरे धीरे दीमापुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। लोगों ने धीरे धीरे घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। हालांकि इलाके में अब भी धारा 144 लगी हुई है और सुरक्षा बलों की 11 कंपनियां माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। वैसे 5 मार्च को मचे बवाल के बाद अब तक सड़क से मलबा नहीं हटाया जा सका है। एहतियातन प्रशासन ने बाजारों के खुलने पर भी रोक लगाई हुई है। अगर उस साइड देखें तो वो नागालैंड आता है। नागालैंड पे चेक पोस्ट हम देख सकते हैं। इस वक्त वहाँ पर व्हीकलर ट्रैफिक को रोका जा रहा है, गाड़ियों को, हर गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा है। बस पैदल चलकर ही यात्री यहाँ पर आ सकते हैं। इस वक्त ये कार्बी आंगलोंग एरिया है। यहाँ पर असम में आज बंद का ऐलान किया गया है। थोड़ी स्टोन पेल्टिंग के अलावा थोड़े से इधर थोड़े वायलेंस भी हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। इस मामले में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रेप आरोपी की हत्या के मामले में अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। करीब 10,000 लोगों की भीड़ ने रेप आरोपी को जेल से खींचकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में अब तक दीमापुर के कमिश्नर और एसपी को सस्पेंड किया जा चुका है। नागालैंड के सीएम टीआर जिलांग ने मामले में हुई चूक को स्वीकार किया है। दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद एक नामी मॉल में मौजूद केया बार में एक ऐसे शख्स को घुसने नहीं दिया गया जो उस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। शारीरिक रूप से अक्षम होने की बात कहकर के इस शख्स के साथ बदसलूकी की गई। निपुण मल्होत्रा के मुताबिक शुक्रवार को अपने भाई और दोस्तों के साथ हाई एंड बार केया पहुंचे थे। दूसरे लोगों की तरह निपुण भी होली की रात के मजे लेना चाहते थे, लेकिन व्हील चेयर पर मौजूद नितिन को बार में घुसने से रोक दिया गया। न केवल रोका गया बल्कि उनके साथ बदतमीजी भी की गई। बार स्टाफ की बदसलूकी का निपुण और उनके दोस्तों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्हें बार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी के थ्रू मेरे से ये बातें की, जो ये डिसेबिलिटी वाली है। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि नहीं हम डिसेबल लोगों को अंदर अलाउ नहीं करते, ये सेफ नहीं है। मैंने बोला ये सेफ्टी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने दो। वो नहीं पर वैसे भी हम पॉलिसी के थ्रू नहीं अलाउ करते, और मुझे रोक दिया। निपुण सामाजिक कार्यकर्ता है और विकलांगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद उनके समर्थन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आम से लेकर खास लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। निपुण चाहते हैं जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। निपुण के साथ हुई इस बदसलूकी के बाद दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। IBN 7 ने जब इस खबर को उठाया तो इसके बाद बार ने अपनी ओर से सफाई भी पेश की। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि केया ने इस तरह की घटना से इंकार करते हुए कहा है कि लोगों की भीड़ ज्यादा थी, इसलिए शुक्रवार की रात कई लोगों को रोका गया। उनमें निपुण भी शामिल रहे होंगे। ऐसा किसी रूप से भी नहीं रोका गया कि वो डिसेबल्ड है। हमने इसलिए रोका था कि स्टैक काउंट ज़्यादा था। कल होली था, लोग बहुत पीकर आ रहे थे गेट पर। इस रीजन से हमने थोड़े रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रखे थे। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि अगर शिकायत की गई तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार ने भी मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच DLF ने बयान जारी किया है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि केया रेस्तरां DLF मॉल में सिर्फ एक किराएदार है जिसे हम नहीं चलाते। हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट सिटीजन होने के नाते हम किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और PDP की संयुक्त सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के एक आदेश ने अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने वहां के अलगाववादी नेताओं को जेल से रिहा करने की बात का दावा किया है, इसलिए क्योंकि उन्हें राजनीतिक कैदी मान लिया जाए।
मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुताबिक इस अध्यादेश के जरिए अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की टिप्पणी की बीजेपी ने निंदा करते हुए कहा कि विवादित मुद्दों को उठाने की बजाय मुख्यमंत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। बीजेपी ने कहा कि सरकार के ऐसे किसी भी अध्यादेश का बीजेपी विरोध करेगी जिसमें अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की बात होगी। जब तक अदालत के द्वारा दी गई इनकी सजा पूरी नहीं होती, इनको छोड़ने के किसी भी प्रयास को का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। ऐसे लीडरों को और ऐसे आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़ने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करना। 1 मार्च को शपथ लेते ही मुफ्ती ने घाटी में शांतिपूर्ण चुनावों के लिए पाकिस्तान, हुर्रियत और आतंकियों का योगदान बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया था। पीडीपी बीजेपी की सरकार शिवसेना अब इस पर अपने तीखे तेवर अपना रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पीडीपी पर सवाल खड़े किए हैं। सीधे तौर पर निशाना साधा है मुफ्ती मोहम्मद सईद पर और उन्होंने बीजेपी और पीडीपी की इस सरकार को बेमेल गठबंधन भी करार दिया। राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की टिप्पणी पर शिवसेना ने सामना में निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गठजोड़ की राजनीति बीजेपी के लिए अड़चन ला सकती है। मुफ्ती मोहम्मद के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे, लेकिन शपथ ग्रहण खत्म होते ही मुफ्ती ने जहर उगला। मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में सफल चुनाव पाकिस्तान और आतंकियों की मेहरबानी से हुए। सामना में मुफ्ती पर हमला करते हुए लिखा है कि मुफ्ती ने यह बयान देकर साबित कर दिया कि वो गीदड़ की औलाद है। मुफ्ती के इस बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि पीडीपी विधायकों ने अफजल गुरु के अवशेषों को श्रीनगर को सौंपने की मांग कर दी। इसमें मुफ्ती ने साथ दिया। सामना में लिखा है कि अफजल पर दिए बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा और हमारे मित्र बीजेपी को मुंह दबाकर मुक्कों की मार सहनी पड़ी। बीजेपी के महासचिव राम माधव कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन के लिए वार्ता कर रहे थे, लेकिन मुफ्ती के विषैले बयानों का सामना वो खुद भी नहीं कर सके। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दिन भर की कुछ और अहम खबरों के साथ। खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, जिसके भीतर का घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता मयंक गांधी ने ब्लॉग के जरिए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है ताकि वो पार्टी छोड़ दें। मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में लिखा है, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरह मुझे भी निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग पार्टी छोड़ने के लिए मुझे जलील कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मेरे खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। आशीष खेतान समेत महाराष्ट्र के कुछ असंतुष्ट लोगों ने मेरे खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली के नीति निर्माताओं ने तो मुझे BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर ग्रुप से भी अलग कर दिया है। अभी और बहुत कुछ सामने आएगा और अंत में मुझे इतना अपमानित किया जाएगा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए भी यही योजना बनाई गई थी, लेकिन पार्टी में बने रहकर दोनों ने इस योजना को विफल कर दिया था। मेरे ऊपर कीचड़ उछाले जाएंगे, देखता हूं कि मैं इसे सह पाता हूं या नहीं। मुझे जो लिखना था वो मैं ब्लॉग में लिख चुका हूं, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें सारी बातें लिखी है। मैं जो भी कर रहा हूं पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रिंसिपल्स और सिद्धांत के साथ हम लोग इस पार्टी फॉर्म किए थे, उस सिद्धांत को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की विदाई के बावजूद ये मसला नहीं थम रहा है। अब आम आदमी पार्टी की राजस्थान यूनिट ने कहा है कि राज्य इकाई की मर्जी के बगैर केंद्रीय कमेटी ने यह फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई ने दावा किया कि राज्य यूनिट ने एक प्रस्ताव तैयार कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सूचित किया था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ आरोपों की आंतरिक लोकपाल से जांच करवाएं, बिना सबूत कार्रवाई न करें। बावजूद केंद्रीय इकाई ने राज्य इकाई की ओर से सुनील अग्रवाल को अधिकृत कर वोटिंग करवाई। मैंने स्टैंड ये लिया था कि इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाइए, लोकपाल इसकी इंक्वायरी करे। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, यदि उसमें दोषी है तो उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन बिना ये साबित करे कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन पर तुरंत कोई कार्रवाई करना बहुत गलत होगा। इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता उससे बड़े आहत हुए जो डिसीजन हुआ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश पारीख ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक अशोक जैन ने पार्टी की 26 फरवरी की बैठक में उन्हें अधिकृत किया था, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य पंकज गुप्ता ने उन्हें बैठक में नहीं जाने दिया और 4 मार्च को गुप्ता ने सुनील अग्रवाल को पीएसी की बैठक के लिए अधिकृत कर दिया। उधर राज्य इकाई के अरविंद केजरीवाल समर्थकों ने दावा किया कि राज्य इकाई से ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया और आरोप लगाया गया कि ये योगेंद्र यादव समर्थक कुछ नेताओं की व्यक्तिगत राय है। हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने उनके बॉडीगार्ड और पुलिस जवान रहे रविंद्र पाटिल के बयान को एक बार फिर रिकॉर्ड पर लिया है। कोर्ट ने पुलिस बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल के पुराने बयान का संज्ञान लिया है।
रविंद्र पाटिल की लंबी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। मौत से पहले पाटिल ने बयान दिया था कि हादसे के वक्त वो सलमान खान के साथ था। उस समय सलमान तेज गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने शराब पी रखी थी और मना करने के बावजूद तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई थी। अब इस बयान के मंजूर होने के बाद दोनों पक्ष इस बयान पर बहस करेंगे। उनका बयान है कि वो उनके साथ थ्रू आउट थे। जो जिस दिन वाकया हो गया उस दिन वो पूरी रात उनके साथ थे। जो बयान है वो इस तरफ जाए या उस तरफ, जो कुछ हुआ है वो रिकॉर्ड पे लाना हमारा ड्यूटी है, वो हमने किया। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 28 सितंबर 2002 में सलमान खान की गाड़ी से हुई टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग जख्मी हो गए थे। देश दिन भर के इन तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IBN 7।